नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज की इंडिया स्टोरी कुछ लोगों के लिए एक कड़वी दवाई की तरह हो सकती है, लेकिन ये दवाई देश के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सियासत ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कई वर्षों से देश को एक भ्रम में डाल रखा है। वो भ्रम है रोजगार से जुड़ा हुआ, जहां पर एक युवा को यह बताया जाता है कि अगर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो तुम बेरोजगार हो। लेकिन आज आप एक बात सोचिए कि क्या 140 करोड़ वाले इस देश में हर किसी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? जवाब है नहीं। यानी कि हमारे देश में कभी भी रोजगार का पैमाना पूरा किया ही नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या हमारे देश के बहुत सारे युवा हमेशा बेरोजगार ही रहेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। वो स्ट्रैटेजी जिस पर शायद कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज स्थापित हैं। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के हेडक्वार्टर भी हैं। आपके फोन में जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होंगे, इनमें से ज्यादातर के मालिक अमेरिका में ही रहते हैं और इन सभी की उम्र बेहद कम है, लेकिन इन सभी की आय यानी कि इनकी इनकम बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए कि अगर ये सभी युवा अपनी कंपनी ना खोलते, इनोवेशन पर ध्यान ना देते, टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ते और सरकार से लगातार रोजगार मांगते रहते, तो क्या ये दुनिया को इस हद तक बदल सकते थे? इसका भी जवाब है नहीं। यानी कि हमारे देश में अब स्वरोजगार की बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही खराब ट्रेंड है कि जब कोई युवा यूपीएससी क्लियर करता है तो उसके माता पिता, उसके टीचर सभी उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अच्छे अच्छे उनके बारे में वाक्य लिखे जाते हैं, पोस्ट लिखे जाते हैं, लेकिन कोई भी उन लाखों युवाओं की बात नहीं करता जो आज उस नौकरी को नहीं निकाल पाते। यानी कि हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सैकड़ों ही सफल हो पाते हैं। लेकिन कई लाख युवा उस धड़े में शामिल हो जाते हैं जो कि बेरोजगार कहलाते हैं। यानी कि समस्या कहीं और छिपी हुई है और हम लालटेन लेकर समाधान कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। और यही है आज की वो स्टोरी जिसे हम समझेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। बेरोजगारी हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा हर एक सरकार में विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा फायदे का मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार को मापने के लिए उस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों को डिटेक्ट कर पाती है और बाकी सभी को रिजेक्ट कर देती है, यानी कि उन्हें बेरोजगार मान लेती है। लेकिन यहां पर एक सच है जो आपसे लगातार छिपाया जा रहा है, यानी कि जो आंकड़े आपको बताए जाते हैं वो सच नहीं है। इन डिजाइन्ड आंकड़ों में और असली आंकड़ों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा फर्क है। और इसीलिए आज हम आपको नौकरी की सही परिभाषा बताते हैं, जहां पर भारत के एक थिंक टैंक ने रोजगार के आंकड़ों पर एक नई रिपोर्ट जारी की। मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी कि कुल 10 सालों में 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए और हर साल औसतन 5 करोड़ 14 लाख रोजगार पैदा किए गए। बहुत मुमकिन है कि इन आंकड़ों को सुनने के बाद आप ईयरबड से अपने कान साफ करने लगे, लेकिन हकीकत दरअसल यही है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग रोजगार को एक नौकरी तक सीमित मान लेते हैं।
बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं, लेकिन रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी से नहीं होता है। नौकरी के अलावा अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि स्वरोजगार के अपने आय उसके जरिए अर्जित करता है, सरकार से लोन लेकर अपना कोई काम शुरू करता है, यानी कि दुकान खोलता है या फिर कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है। और हमारे देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, सड़कें तैयार हो रही हैं, हाईवे का जाल बिछ रहा है, मकान तैयार हो रहे हैं और फैक्ट्रीज खुल रही हैं, न सिर्फ ये बल्कि शौचालय बन रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्यों में काम करके पैसे कमाता है तो इसे भी रोजगार की ही श्रेणी में रखा जाएगा। और रोजगार की ये परिभाषा भारत सरकार की नहीं है, यानी कि ये कोई मोदी सरकार की रोजगार को लेकर दी गई डेफिनेशन नहीं है, बल्कि दुनिया के 180 देशों से ज्यादा देशों में रोजगार को इसी तरीके से समग्र रूप से यानी कि इन कॉम्बिनेशन देखा जाता है। और ये जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में कुल 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा किए हैं, जिसमें 31 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। साल 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार स्वरोजगार और व्यवसाय करने के लिए लोगों को आसान शर्तों पर लोन देती है और इस लोन की राशि पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमल रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है। मोदी सरकार ने इस योजना के तहत लोगों को जो पैसा बतौर लोन दिया, उससे साल 2015 से 2024 के बीच कुल मिलाकर 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उदाहरण के लिए पटना की बबीता देवी को मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया, उसकी मदद से बबीता देवी आज पटना में खुद का एक ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और इस ब्यूटी पार्लर में उन्होंने एक और महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। इसी तरह से पटना में ही विनय कुमार को मोदी सरकार ने जो लोन दिया है, उसकी मदद से आज वो खुद की एक मिठाई की दुकान चलाते हैं और अपनी दुकान में उन्होंने 6 और लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। मोहम्मद नौशाद भी हैं, जो कि पटना की नई मस्जिद के पास लेडीज फुटवेयर की दुकान चलाते हैं। इस दुकान को खोलने के लिए उन्हें सरकार से लोन मिला, जिसका बहुत एक मामूली सा ब्याज उनको देना पड़ता है, लेकिन आज वो खुद की दुकान के मालिक हैं, अच्छा कमाते हैं और उनकी दुकान पर 4 और लोग भी काम करते हैं। पटना से ही मोहम्मद उद्दीन, जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लिया और उससे अपनी एक फुटवेयर की दुकान खोली, आज वो खुद की दुकान चलाते हैं और उस दुकान में उन्होंने 10 और लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। अब इस चेन को जरा आप गौर से देखिए। अगर मोहम्मद उद्दीन मान लीजिए सरकार से लोन लेकर अपनी दुकान ना खोलते और वो भी कई वर्षों तक सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते और किसी कारणवश वो कुछ सालों तक सफल ना हो पाते, तो क्या वो खुद को कभी रोजगार दे पाते? क्या वो उन 10 और लोगों को रोजगार दे पाते? और इस एक चेन से आप ये समझिए कि कैसे भारत के करोड़ों लोग स्वरोजगार के सहारे रोजगार पा रहे हैं। और यही वो स्ट्रैटेजी है जिस पर अब काम चल रहा है, यानी कि ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार से लोन मिला, जिससे कि इन लोगों को रोजगार मिला, यानी कि इन्होंने स्वरोजगार के अवसर तलाशे और इस रोजगार से ये लोग औरों को भी अब काम देते हुए नजर आते हैं। साल 2015 से 2024 के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से देश में 31 करोड़ 61 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत देश में जो घर बन रहे हैं, ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बने, ऐसी कुल 12 सरकारी योजनाओं से पिछले 10 सालों में 19 करोड़ 79 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब कोई शौचालय बनाता है तो उसमें कुल मिलाकर 9 मैन डेज लगते हैं।
9 मैन डेज का मतलब क्या है कि जब किसी शौचालय का निर्माण एक व्यक्ति कराता है तो उसे 9 दिन लगेंगे। अगर 9 व्यक्ति एक साथ उस शौचालय का निर्माण करते हैं तो उन्हें 1 दिन लगेगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में 160 पर्सन डेज यानी कि मैन डेज लगते हैं। और इस तरह से सरकार की कुल 12 ऐसी योजनाएं हैं जिससे पिछले 10 सालों में 19 करोड़ 79 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। और इसी रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि यूपीए सरकार में जो क्रेडिट गैप लगभग 90% का था वो मोदी सरकार के बीते 10 सालों के कार्यकाल में 76.8% के स्तर पर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि आप इसको समझ सकें। यूपीए सरकार में जहां पर लोगों को सरकार, बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहां पर लोन ना के बराबर मिलता था, अब वो संख्या हमारे देश में 76% रह गई है। और इससे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार लोगों को खुद की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें दुकान और छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन दे रही है, जिससे लोग अपना खुद का काम करके पैसे कमा रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि बाकी लोगों को भी अपने यहाँ नौकरी पर रखकर रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ ऐसी है कि विपक्ष के नेता इस रोजगार को रोजगार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसीलिए उनका कोई भी भाषण आप उठाकर देख लीजिए, विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश में नौकरियां ही नहीं हैं, देश में बेरोजगारी अपने चरम पर जा पहुंची है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भारत सरकार लोगों को नौकरियां दे ही नहीं रही, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि रोजगार के मामले में भारत की स्थिति यूपीए सरकार के दौर से अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आज बहुत बेहतर, अच्छी नजर आती है। यूपीए की सरकार में स्टार्टअप जैसा कोई कल्चर था ही नहीं, कोई योजना थी ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार में भारत का स्टार्टअप सेक्टर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। यूपीए सरकार के दौरान साल 2014 में पूरे देश में कुल मिलाकर 350 स्टार्टअप्स थे, जबकि मोदी सरकार में अभी पूरे देश में 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश्ड हैं। आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किए और जिन लोगों को इसमें नौकरियां मिली, क्या उन्हें आप रोजगार नहीं मानेंगे? इसी तरीके से यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारे देश में नेशनल हाईवेज का हर दिन 17 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण हो रहा है। यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारा देश 400% ज्यादा मोबाइल फोन का भी उत्पादन कर रहा है। 2013 और 14 में यूपीए सरकार में भारत 6 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन करता था, तो वहीं आज भारत हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन करता है। अब आप जरा ये सोचिए कि इतने सारे मोबाइल फोन्स जो बन रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इतनी सारी जो सड़कें बनाई जा रही हैं, हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, इसमें पहले से ज्यादा लोग काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि तभी तो ये निर्माण हो पा रहा है। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या आप उन्हें रोजगार नहीं मानेंगे? क्या उन्हें आप रोजगार के अवसर के तौर पर नहीं देखेंगे? सच्चाई तो दरअसल ये है कि कांग्रेस मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार मानती है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने मनरेगा शुरू की थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये मनरेगा योजना बहुत लाभकारी साबित भी हुई थी और एक शानदार योजना के तौर पर इस योजना को देखा गया। मनरेगा के तहत जिन लोगों को रोजगार मिलता था उन्हें वो नौकरी मानती थी, रोजगार मानती थी। लेकिन आज जब कोई अपनी दुकान खोलता है, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है, एक ब्यूटी पार्लर खोलता है या फिर कोई एक गरीब अपनी एक छोटी सी दुकान में समोसे बनाता है, पकोड़े बनाता है, तो उसे कांग्रेस आज रोजगार ही नहीं मानती। वो कहती है कि ये तो सबके सब बेरोजगार है क्योंकि इनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यानी कि मोदी सरकार जब अपनी अलग अलग योजनाओं के जरिए 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है तो कांग्रेस सरकार उसे रोजगार नहीं मानती है। आपको एक तस्वीर याद होगी, जब कांग्रेस की सरकार में मनरेगा योजना चल रही थी तो एक बार राहुल गांधी खुद मनरेगा में काम कर रहे लोगों के साथ काम करने के लिए पहुंच गए थे। वो तब ये दिखाना चाहते थे कि इन लोगों को हमारी सरकार ने रोजगार दिया और मैं खुद इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं।
आज हम ये चाहते हैं कि आप इस पूरी खबर को आंकड़ों की शक्ल में समझें, यानी कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, सिर्फ किसी व्हाट्सएप मैसेज पर भेजी गई कोई फॉरवर्डेड मैसेज के जरिए जानकारी नहीं, बल्कि सच क्या है, जो तथ्य है उसको आप समझें। और इसके लिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आंकड़े जो इस वक्त आपके सामने यहां स्क्रीन पर अब नजर आने लगे हैं, दरअसल ये रोजगार में वार्षिक वृद्धि के आंकड़े हैं। जैसे कि इसको मैं शुरू करूंगी 1983 से, और ये जो पीरियड है वो 1983 से 1993-94 का है, जब 5 साल राजीव गांधी की सरकार थी। और जो आप परसेंटेज उधर देख रहे हैं, ये है रोजगार का परसेंटेज, जो था 2.34% उस समय के दौरान। फिर आगे बढ़ते हैं 1993-94 से 1999 तक का आंकड़ा आप देखिए, ये 1.6 यानी कि यहां पर डिक्लाइन नजर आया, 1.6% का रहा। फिर आई 1999 में अटल सरकार, 2004 से 2005 तक अचानक से इसमें एक स्विंग देखा गया, 2.51% ये नंबर रेस हुआ। फिर उसके बाद 2004-2005 से 2011-12 तक मनमोहन की सरकार रही और 2.51% से धड़ाम से नीचे आया ये प्रतिशत, और बचा कितना, 0.72%। ये मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान परसेंटेज रही रोजगार की। अब इसके बाद 2011 से 2012 से 2017-18 तक का आप देखिए, ये कितना मेंटेन रहा, 0.57% का, यानी कि 0.72 से भी नीचे चला गया, 0.57% का रहा। अब ये जो ईयर है 2017-18 और 2022-23, यहां पर रही मोदी सरकार। हालांकि यहां 2014 से मोदी सरकार की शुरुआत हो गई थी, लेकिन क्या व्यवस्था मिली थी हमको, 0.72% की। इस 0.72 की व्यवस्था को जब सुधारना शुरू किया तो 2017 से 18 से 22 से 23 तक मोदी सरकार इसको सीधे गगनचुंबी लेकर चली गई। गगनचुंबी कितनी, 3.35% ये नजर आया। ये आपको रोजगार किस तरीके से बढ़ा, ये NSSO सोर्स है जो ये आंकड़े बताती है कि रोजगार के अवसर अलग अलग सरकार के कार्यकाल के दौरान किस तेजी के साथ परसेंटेज के लिहाज से बढ़ते हुए नजर आए। और इसमें आपको जब सबसे हाईएस्ट नजर आएगा वो 3.35% का नजर आएगा, जो कि 17-18 से लेकर 22 और 23 यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आंकड़ा है, जो ये बताता है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हर एक संभव कोशिश की, जो रिफ्लेक्ट इस परसेंटेज के जरिए हुई है। यानी कि ये वो कहानी है जो हमको समझनी होगी। हमारे देश को अगर पूरी तरह से सशक्त बनाना है तो हर एक व्यक्ति को सशक्त बनाना होगा। अगर हमारे देश का हर एक व्यक्ति रोजगार पा लेता है तो आप सोचिए कि हमारे देश में गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और जैसा कि विपक्ष के नेता रैलियों में कहते हैं कि गरीबी को खटाखट खत्म कर देंगे, जो कि कहने और सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। यानी कि अब हमें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करने की जरूरत है, जहां पर सियासत से परे समाधान पर बात होनी चाहिए। यहां पर हम ये बात भी साफ कर देना चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना सरकार की ही जिम्मेदारी है। जितनी ज्यादा हो सके उतनी सरकारी नौकरियां भी उपलब्ध होनी चाहिए, और सरकारी नौकरी भी उतनी ही अच्छी बात है जितना कि स्वरोजगार। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ये भी एक कड़वा सच है। और ऐसे में हमारे देश को स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे देश के युवाओं को भी स्टार्टअप्स के सहारे बड़ी बड़ी इनोवेशन करने चाहिए। अमेरिका की तरह ही हमारे देश से भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस तैयार किए जाने चाहिए। हमारे देश में भी एक बड़ी सिलिकॉन वैली होनी चाहिए, जिसके शिलापट्ट पर मेड बाय यंगस्टर्स ऑफ इंडिया लिखा हो, और यही नए भारत की सशक्त थ्योरी, यही होगी हमारे देश की बदलती डेवलप्ड स्टोरी, यही होगी नए भारत की इंडिया स्टोरी।